और आरएसएस की चमचागिरी और गुलामी में कौन सबसे आगे रहेगा, ये होड़ लगी हुई है। पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुस्लिम कम्युनिटी का इदारा है, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे इन ज़मीर फरोशों के हाथों। आरएसएस के डायरेक्ट टच में है ये, जो आरएसएस और नागपुर कहता है वो करते हैं। किसी की इतनी मजाल नहीं है जो मुझे रोक लेता। जानबूझ के मुकदमे हारते हैं ये, बाबरी मस्जिद का, ट्रिपल तलाक का, सब इन्होंने जानबूझ के साजिश करके मुकदमे हारे हैं। ये अपने ईमान से धोखा कर रहे हैं, तो ये हमसे और अस्मा जहरा साहब से क्या धोखा नहीं करेंगे। ये कौन सी चोरी काम करना चाहते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस बियरर्स, जो ये सब चीजें कर रहे हैं। आरएसएस ने बोला और इन्होंने उसको खत्म किया। आरएसएस के इशारे पे जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं वो तो 100%, 100 आउट ऑफ 100 सब आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। इस तरह काम करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को और भारत के संविधान को और दूसरी अक़लियतों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। आरएसएस के सामने एक चूहे से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते हैं। मैं ये पर्सनली जानता हूँ सबको कि अस्मा जहरा साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना था, हम लोगों ने इनसे इस्तीफ़े कराने हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महिला विंग थी, जिसको खत्म कर दिया गया, उसको लेकर अब नई नई कड़ियां खुलती चली जा रही हैं। महिला विंग की जो चीफ हैं डॉक्टर अस्मा जहरा, उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसको हमने आपको दिखाया है, पूरी तरह से उसको सुनाया है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनका वो रेजिग्नेशन लेटर भी आपको हम दिखा चुके हैं कि जिसमें उन्होंने अपना रिजाइन दिया है इस तंजीम से। ये चीफ है महिला विंग की। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने महिला विंग को खत्म क्यों किया। उसी के साथ अब दूसरी बात यह सामने आ रही है कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस ढर्रे पर काम कर रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर महमूद पराचा। पराचा साहब, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहते हैं हम कि जो रेजिग्नेशन लेटर डॉक्टर अस्मा ने दिया है अपनी उस तंजीम के तहलील होने के बाद कि जो महिला विंग के तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में काम कर रही थी, एक बड़ा सवाल तो सबसे पहला यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिला विंग को खत्म क्यों कर रहा है और क्यों खत्म कर दिया? क्या कर रही थी ऐसा महिला विंग? आप भी रहे हैं, आपने भी देखा होगा। देखिए, मैं पंजाब के इमाम साहब के पास गया था, आप तो वहाँ मौजूद ही थे। वहीं मैंने मुख्तसरन बताई थी बात कि इस वक्त जो ख़वातीन का जो बोर्ड की ख़वातीन का जो एक इदारा है, उसको ख़त्म क्यों किया गया है। उसकी वजह कोई छुपाई हुई नहीं है, एकदम ओपनली मैंने आपको बताई थी कि आरएसएस ने बोला और इन्होंने उसको ख़त्म किया। क्यों? क्योंकि हिजाब के मसले पे, हिजाब के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है स्प्लिट हो गई है। तो अब लोगों को ये पता लग रहा है कि ये हिजाब का मसला जो है ये फंडामेंटल राइट है। और जो एक धूलिया साहब जज साहब ने साफ साफ बोला कि कोई इंसान क्या पहनना चाहता है वो उसका पर्सनल चॉइस है, उसमें किसी मजहबी और दूसरी चीज़ को भी इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। तो पूरी दुनिया में एक हिजाब के हक में और मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं और कि ये ख़वातीन की दुश्मन है, इस साजिश को एक तरीके से बड़ा धक्का लगा इस जजमेंट के स्प्लिट होने से। क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम जो है पहली बार एलानिया अगर ख़वातीन को हक़ दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, इस्लाम की असली सूरत दुनिया के सामने ला के। तो उसके बावजूद भी साजिश हो रही है और उसमें ख़ास तौर पे इंडिया में मनुवादी और आरएसएस के लोग शामिल हैं कि इस्लाम जो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ है, ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो ये जो बात थी उसको एक बड़ा धक्का लगा इस साजिश को। तो अब आरएसएस के लोगों ने अपने ग़ुलामों को डायरेक्शन दी होगी कि भाई ऐसा कुछ काम करो जिससे हम लोगों को फिर मौका मिले वही झूठी पब्लिसिटी करने का। तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा कौन सा तूफान आ गया था, ऐसा कौन सा बहुतान आने वाला था या एकदम बहुत बड़ी कोई हलचल होने वाली थी दुनिया में कि ये अभी इसी जजमेंट के बाद जब हिजाब के एक मसले पे थोड़ा अपर हैंड आया है हमारा, तो उसमें फ़ौरन, हालांकि वो परमानेंट अपर हैंड नहीं मानता मैं उसे, लेकिन थोड़ा सा जो एक आया था उसको ख़त्म करने के लिए और इस्लाम की वो गलत पिक्चर के इस्लाम जो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ है उसको भंग कर दिया। तो इससे ज़्यादा बड़ा सबूत कोई चाहिए
आप लोगों को कि आरएसएस के इशारे पे जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं वो तो 100%, 100 आउट ऑफ 100 सब आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। इस तरह काम करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को और भारत के संविधान को और दूसरी अक़लियतों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए और आरएसएस की चमचागिरी और गुलामी में कौन सबसे आगे रहेगा, ये होड़ लगी हुई है सारे ऑफिस बियरर्स के बीच में। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत बड़ी तंजीम है, एक मुस्लिम ऐसा इदारा है सबसे बड़ा कि जिसके कहने पर सब लोग चलते हैं। वो क्यों आरएसएस की गुलामी करने लग जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरएसएस की गुलामी में ये कदम उठाए जा रहे हैं कि अपनी महिला विंग ख़त्म कर दी? हो सकता है उनका कुछ इंटरनल मामला हो कि अपनी महिला विंग ख़त्म करनी हो उनको। देखिए, मैं तो इन सबको पर्सनली जानता हूँ और पर्सनली इंटरेक्ट भी कर चुका हूँ। कानपुर में मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। इन मौलानाओं की खास तौर पे जो ये ऑफिस बेयरर्स है ना, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और बाकी पदाधिकारी जो हैं, तो वो सब लोग आरएसएस के सामने एक चूहे से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते हैं। मैं ये पर्सनली जानता हूँ सबको। तो और आरएसएस मुझसे ऐसा नहीं है कि मुझे डरा लेगी आरएसएस, मैं आरएसएस से डायरेक्ट मुकाबला कर रहा हूँ। तो इनकी दुनियावी तौर पे हैसियत मेरे सामने क्या है, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरी है। मैं ये जानता हूँ, मेरे सामने चू नहीं कर सकता है कोई भी, लेकिन क्योंकि एक इदारा है, मुझे इन्होंने बोलने नहीं दिया। मुझसे वादा किया कि आपका मसला इतना अहम है। मैंने यही कहा था कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं, हमें सबको इकट्ठा करके मुल्क का संविधान बचाना है, देश बचाना है, और उसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे आके पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। इतना बड़ा इदारा है। मुस्लिम कम्युनिटी ये चाहती है आपसे कि आप एक ऐसा सिंगल इदारा हो जिसको मुस्लिम कम्युनिटी जिसके पीछे खड़ी है, और वो चाहती है आपसे। तो इन्होंने मुझे 1 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। मैं खड़ा हुआ था जाके बीच में, मुझे रोक नहीं सकता था। मैं एलानिया इस बात को कह रहा हूँ, किसी की इतनी मजाल नहीं है जो मुझे रोक लेता कानपुर की मीटिंग में। लेकिन मैंने इज्जत और एहतराम के एक संगठन है, उसको उसका डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहिए, सिर्फ इसी वजह से और इनके झूठे वादों की वजह से। और अस्मा जहरा साहिबा गवाह है इस बात की। इन्होंने सब ने जो प्रेसिडेंट से लेके जनरल सेक्रेटरी सब ने खड़े होकर मुझसे वादा किया कि महमूद साहब, आपकी इस बात में इतना दम है कि हम इस बोर्ड का अलग से सेशन बुलाएंगे इस टॉपिक पे कि कैसे हम एक महाज तैयार करें, और हम आपको उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद भी उन्होंने कभी बुलाया नहीं, क्योंकि उस वक्त इन्हें आरएसएस और मनुवादियों की तरह सिर्फ धोखा देना था, झूठ बोलना था। तो मैं फिर ये बोल के कि मुझे मालूम है आप ऐसा नहीं करोगे, फिर भी मैं आपको झूठे को झूठे के घर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ चुप रह रहा हूं आज। फिर इन्होंने नहीं किया वो काम। मैंने चिट्ठी लिखी इसी बात के लिए कि आपने सबने जो सो कॉल्ड आप बुजुर्ग और एहतराम अपने आप को मानते हो ना, एहतराम के लायक, तो आपने ये वादा किया था, क्या आप लोगों ने इतनी भरी मीटिंग में झूठ ही बोला था? वो जो आज अस्मा जहरा साहिबा कह रही है ना, मुझे झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, तो ये तो धोखेबाज पूरी कौम, और ये अपने ईमान से धोखा कर रहे हैं, तो ये हमसे और अस्मा जहरा साहब से क्या धोखा नहीं करेंगे? जो ईमान से धोखा कर रहे हैं, जो इस्लाम से धोखा कर रहे हैं, वो हम लोग क्या हैसियत रखते हैं उसके साथ? अब सुनिए आगे। तो फिर उसके बाद लेटर लिख के मैंने ये भी कहा कि आप सब लोग, आपके पास बिरयानी खाने के लिए, आपके पास मुशायरे पढ़ने के लिए और आपके पास ये सब काम करने के लिए पैसे हैं, हो सकता है आपके पास, शायद इसलिए मैं वो मीटिंग नहीं कर रहे हैं जो सबसे अहम है, जिसके लिए आज एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई हो रही है माइनॉरिटीज़ की और SC ST की, उसके लिए आपके पास शायद पैसे ना हो। तो मैंने वॉलंटियर किया था कि मैं अपने खर्चे पे सारा खर्चा उठाऊंगा, आप बोर्ड की मीटिंग बुलाएं। इनके पास करोड़ों रुपए मुकदमे के लिए, हारने के लिए तो पैसे हैं, जानबूझ के मुकदमे हारते हैं। ये बाबरी मस्जिद का, ट्रिपल तलाक का, सब इन्होंने जानबूझ के साजिश करके मुकदमे हारे हैं, इन सभी ऑफिस बेयरर्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अब टाइम आ गया है वो। उसके बाद मैंने ट्रेजरर साहब से ये कहा कि भाई मुझे अकाउंट दे दो। अच्छा, ये मेरा हक है ना, मेंबर। अभी तो मैं बर्दाश्त कर रहा था और दूसरे कामों में भी बिजी था। आज जो है इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। और ट्रेजरर साहब को मैं ये सीधे सीधे बता रहा हूँ, आपके आइन में, हमारे आइन में लिखा हुआ है कि आप जो है, अगर आपने घपला और चोरी डकैती नहीं की है अकाउंट्स में, तो आप किसी भी मेंबर के मांगने से उसको अकाउंट्स को देंगे। ये प्रिजम्पशन अब ट्रेजरर साहब के खिलाफ आ रही है कि अकाउंट्स में गड़बड़ वो छुपा रहे हैं। जो करोड़ों रुपए का हेर फेर हुआ है, जो बाहर से और देश के अंदर से पैसे आए, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत बड़ी है जो पकड़ी जाएगी, इसलिए मुझे अकाउंट नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे खुद भी फ़ोन पे कई बार बात किया, उन्होंने मुझसे कई बार वादे किए
कि हाँ जनरल सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि वो आज दे देंगे, कल दे देंगे, और आज तक नहीं दिया। तीसरी चीज़ देखिए, ये बेईमानी और चोरी कैसे साबित होती है। आप पहले जो लोग पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पे गए होंगे, उसमें सब मेंबर्स के टेलीफोन नंबर और नाम शामिल थे। आज जाके देखिए छुपा लिए, सब हटा दिए। ये कौन सी चोरी काम करना चाहते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस बियरर्स, जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये बुज़दिली और बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी, और इसीलिए मैं लुधियाना गया था। मैं अच्छे लोगों की तलाश कर रहा हूँ, उन सबको इकट्ठे आना पड़ेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुस्लिम कम्युनिटी का इदारा है, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे इन ज़मीर फरोशों के हाथों। हम इनको हटाएंगे और ईमानदार जो बहादुर अइम्मा है, बहादुर मजहबी रहनुमा है, सोशल रहनुमा है, उनको लाएंगे। इनके दिन अब गिनती के हैं, इनको हटाया जाएगा। ये अपने जाएं, अपने अपने इदारों में बैठें, वहाँ जो इनको बेईमानी करनी है, आरएसएस के तलबे चाटने, अपने अपने इदारों में जाके करें। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये इनको हटाएगा और दूसरे लोगों को लाएगा, और ये भी करेगा। और मैं सभी मेंबर्स से कह रहा हूँ, मेरा नंबर सबको पता है, मुझसे जो ईमानदार पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर है मुझसे रब्ता करें। हम लोग इकट्ठे होकर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इन सब लोगों को हटा के अच्छे ईमानदार लोग जो बोर्ड में हैं उनको हम प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सब बनाएंगे, ताकि हम ना सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठा सकें बल्कि सारी अक़लियतों की, सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की और ओबीसी की आवाज़ उन लोगों के साथ मिलके बन सके। ये हमारा दीनी और हमारा आईनी फ़र्ज़ है। मुल्क हमसे ये आज डिमांड कर रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे इदारे से, और हम इसको करके रहेंगे। ये बात आज खुली वार्निंग में दे रहा हूँ। एक चीज़ और उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में कही, डॉक्टर अस्मा जहरा ने, जो कि आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि कोई गैबी मदद है, यानी ना दिखने वाली मदद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिलती है, जिसके ज़रिए वो ये सारे काम कर रहा है। और उन्होंने एक तरह से निशाना साधा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर, या कहाँ उनका निशाना है ये हमें थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि गैबी मदद आपको मिल रही है ये सब करने के लिए। आरएसएस, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ ना, आरएसएस के डायरेक्ट टच में है। ये जो आरएसएस और नागपुर कहता है वो करते हैं। ये जितने ऑफिस बियरर्स हैं जान लीजिए आप, जिसको नाम पूछना मेरे ऑफिस में फ़ोन करें, मैं नाम लेके भी बता दूंगा सबके, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सब जो ऑफिस बियरर है वो आरएसएस की मर्जी, आरएसएस की परमिशन से है। तो ये और हर एक की कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई चीज़ आरएसएस के भी कब्जे में है, और उससे भी ब्लैकमेल हो रहा है, और इनको लालच भी है। ये खूब पैसे कमा रहे हैं। आप लोग ये ना समझे कि सिर्फ डर ही डर से हो रहा है। ये लोग खूब मज़े ले रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, और तरह तरह की डील्स कर रहे हैं। कोई अपनी ज़ाती डील्स कर रहा है कि वहाँ मुझे इस काम में ये फ़ायदा हो, कोई इज्तिमाई तौर पे अपने इदारों के लिए डील्स कर रहा है। बहुत मोटे पैसे कमाए जा रहे हैं, और पूरी तरीके से ये आरएसएस के इशारे में, यह भी ताकत जो है आरएसएस है, और नागपुर से ये नागपुर के इशारों पे चल रहे हैं। आखिरी बात एक और बताइए पराचा साहब, कि फिर मुस्लिम कम्युनिटी का जो भरोसा है और वो रहनुमाई जो देखना चाहते हैं मुसलमान अपने इन इदारों में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया या उसके अलावा तमाम जो दीगर तंजीमें हो गई, तो उसमें कितनी कमज़ोरी इन तमाम चीज़ों के बाद आ जाएगी? क्योंकि अब तो तमाम जो पर्दे हैं वो इन सभी बातों से उठते चले जा रहे हैं। डॉक्टर अस्मा की जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी तरह वायरल हो चुकी है, और उसमें से भी ये सब चीज़ें निकल कर आई हैं। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड में अगर बाकी सब जो ये हमारे सिर्फ एक दो लोगों को छोड़कर बाकी सब पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग्स में भी सिर्फ सरकार की गुलामी की बातें करने के अलावा, सरकार से मेरा मतलब है सीधा आरएसएस। अच्छा, ये इनकी सरकार आरएसएस है, देश की सरकार इनकी सरकार नहीं है। आरएसएस की गुलामी, और सिर्फ जो रस्मन शेर व शायरी होती है ना बहादुरी को दिखाने की, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ एक जगह से उन मीटिंग में कोई ईमान और मजबूती की ठंडी हवाएं आती थी उनकी स्पीचेस में, सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन की स्पीचेस में, सिर्फ ख्वातीन की। किसी में इतना जज्बा और गुर्दा है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मेंबर्स 2 4 5 बोलते थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती चुप करा दिया जाता था। मेंबर्स में आज भी दम है, फिर मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन ये कायद ज़बरदस्ती मेंबर्स को डरा धमका के, लेकिन ख्वातीन के पास से एकदम मजबूत तजवीज़ें आती थी। ये वही ख्वातीन हैं, और अल्लाह ताला ने ख्वातीन को मेरे हिसाब से ज़्यादा बहादुरी दी है। हज़रत अली जंग खैबर से पहले जब अपना इंट्रोडक्शन कराया था, तो अपनी वालिदा
के नाम से अपना इंट्रोडक्शन कराया था और ये भी बोला था कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। क्यों? ये है इस्लाम में ख़वातीन की ताकत और इज़्ज़त का, जो इस्लाम का सबसे ताकतवर, जंगजू, बहादुर, सबसे ज़हीन इंसान था। तो वो आदमी जब अपनी माँ से अपने आप को पहचानवाना चाहता था बहादुरी की, तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम ख़वातीन की माँ की कितनी इज्जत करने के लिए डायरेक्शन देता है हर एक इंसान को। तो ये आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है ये आपने, और उसका खुला एक एग्जाम्पल CA-NRC के प्रोटेस्ट में था कि नहीं था? बिल्कुल, महिलाएं सड़कों पर थी। तो CA-NRC का प्रोटेस्ट क्या ये हमारे कायदीन कर रहे थे? इन्होंने अपनी हर चंद कोशिश की कि वो फ्लॉप हो जाए, लेकिन क्योंकि ख़वातीन लीड कर रही थी वो, और बोर्ड के अंदर भी ख़वातीन का यही रूप नज़र आता था, यही उनका रंग नज़र आता था, वही बोलती थी और कोई नहीं बोलता था। और वो उनको इतना चुभता था, ये जो बड़े बड़े हमारे मनसबों पे बैठे लोग हैं, कि इन्होंने तो हमें बिल्कुल नंगा कर दिया कि ख़वातीन ऐसी बात कर रही हैं बहादुरी की और हम कह रहे हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये एक वजह हो सकती है जिसको इन्होंने ख़त्म किया। लेकिन मैं अस्मा ज़हरा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस्तीफ़ा गलत दिया। एक तो आपके साथ जो हुआ है ना, ये धारा 506 की है IPC की, आपको धमका के जो सिग्नेचर कराए ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसके खिलाफ आप पुलिस में भी शिकायत कर सकती हैं, और हम लोग, मैं अपनी तरफ से तो इसका, अगर हम लोग कर सकते होंगे शिकायत तो हम तो करेंगे ही। हम जो ये घपले घोटाले हुए हैं बोर्ड में, उसकी शिकायत अब करेंगे ही। अब नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्होंने इंतहा कर दिए। जो एक जगह सच्चाई की बात होती थी ख़वातीन वाले कॉर्नर से, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये नहीं चलने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सभी ऑफिस बेयरर से इस्तीफ़ा दे दें। अगर आपका कोई ज़ाती लालच से आप निकल सकते हैं और RSS के डर से निकल सकते हैं तो इस्तीफ़ा दे दें फ़ौरन। ठीक, वो आपके हक में होगा। शुक्रिया पराचा साहब बातचीत करने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। तो ये डॉक्टर अस्मा ज़हरा का जो इस्तीफ़ा है उसको गलत ठहरा रहे हैं कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, मजबूती से इसको लड़ना है आगे लड़ाई को, और अब जो धारा इन्होंने बताई है उसके तहत कार्रवाई भी हो सकती है, FIR भी दर्ज कराई जा सकती। मुझे आपने टोक दिया, मैं ये कह रहा था कि अस्मा ज़हरा साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना था। हम लोगों ने इनसे इस्तीफ़े कराने हैं। आप लोग जो अस्मा ज़हरा साहबा हैं वो मेन बॉडी में आएंगी, वो जनरल सेक्रेटरी अच्छी रहेंगी। जो आज जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बहादुरी में वो कम से कम 100 गुना तो मेरा अंदाज़ा है। और ईमान में, बहादुरी में और ईमान में 100 गुना ज़्यादा हैं वो, मेरा अंदाज़ा है। हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझे नापना ठीक से आ नहीं रहा हो तो। ठीक है, तो जो इस्तीफ़ा दिया गया है वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, बल्कि जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को संभालने के लिए जो नाम पेश किया गया है महमूद पराचा के जरिए, वो खुद डॉक्टर अस्मा ज़हरा का है। क्योंकि इस वक्त जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जनरल सेक्रेटरी चाहिए, एक ओहदेदार चाहिए, वो मजबूत चाहिए। और महमूद पराचा बताते हैं कि जिस वक्त इन्होंने तमाम मीटिंगें ज्वाइन की हैं और देखा है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही शोबा था, यानी एक ही जो विंग थी वो महिला विंग थी, जो अपनी आवाज मजबूती से उठाती थी और हर मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती थी। और यही वजह है कि जिस गैब की ताकत की बात डॉक्टर अस्मा ने की है, उसको महमूद पराचा RSS की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो RSS की ताकत है जो इन सभी चीजों को रोकने के लिए आगे बढ़ रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।